Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we will discuss about practice set number 3. आज हम लोग इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसको करने वाले हैं। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और बिल्कुल ऐसे ही हूबहू एज इट इज सेम क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप लोग अपना काम करते रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब लास्ट टाइम है, इस टाइम पर केवल प्रैक्टिस करनी है, एनालिसिस करनी है और हमको कोई बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ लिया है बस उसी को रिवाइज कीजिए, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए लास्ट तक और क्लास को प्लीज, ठीक है, टू द पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। कभी भी स्किप ना करें इसमें, नहीं तो आपको इसका फ़ायदा कोई भी नहीं होने वाला है। चलिए लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए टीचर ऑफ क्लास 6 हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच एज ब्लैकबोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर एटसेट्रा इन डिफरेंट लैंग्वेज सच एज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत डॉट डॉट डॉट। हेयर द क्लासरूम एज ए होल, जो पूरी कक्षा है, क्लासरूम है, वो एक पूरी कैसी है। एक टीचर है, मतलब जो 6th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसने सभी चीज़ों को, जैसे ब्लैक बोर्ड है, डोर है, विंडो है, फैन है, टेबल है, डॉट डॉट, इन सभी चीज़ों को अलग अलग भाषाओं में लिखा है। हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा, मान लीजिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, बोडो, कन्नड़, सभी भाषाओं में उसने लिखा। तो इस प्रकार के क्लासरूम को आप क्या कहेंगे जहाँ पर मोर देन वन लैंग्वेज यूज हो रही, ठीक है, एक से अधिक भाषाओं का यूज हो रहा है। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली हमें क्लिक कर गया होगा आपके माइंड में कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि सीधी बात है, जब एक से अधिक लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है तब इसको कहते हैं बहुभाषावाद। मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। आपको हमेशा इसको बढ़ावा देना है, ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर जंप करते हैं। लैंग्वेज विच इज लर्नड फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग, वो भाषा जिसको हम अपने एनवायरमेंट से बिना किसी एफर्ट लगाए हुए, बिना किसी ज़्यादा डिटेल स्टडी किए हुए अपने आप से सीख जाते हैं, उस कौन सी वो भाषा होती है। सेकेंड लैंग्वेज होती है, थर्ड लैंग्वेज होती है, स्कूल लैंग्वेज होती है कि फर्स्ट लैंग्वेज होती है। आप अपने आप अनकंसाइसली कौन सी लैंग्वेज सीख जाते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, लर्निंग नहीं, यहाँ पर होगा आंसर लैंग्वेज एक्विजिशन। और एक्विजिशन हम कौन सी लैंग्वेज का करते हैं, L1 का, मतलब मातृभाषा का, मदर टंग का। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक ए फ्लावर स्क्रैप बुक। शी आल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा में, एंड इन इंग्लिश, दो भाषाओं में तुमको फ्लावर्स के नाम लिखना है। दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रमोट, मतलब एक टीचर है, ठीक है, अध्यापिका है, वो कहती है कि आप जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनसे अलग अलग प्रकार के फ्लावर लो और उनसे एक स्क्रैप बुक बनाओ जिसमें सभी प्रकार के जो फ्लावर्स हो उनका कलेक्शन हो। उनका नाम आपको एक तो अपनी मदर टंग में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना, देयर लैंग्वेज, ठीक है, एमटी मतलब मदर टंग में लिखना है। सेकेंड, आपको जो है उनका नाम इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ पर कितनी भाषाओं का यूज हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश है, अपनी अपनी भाषा, बच्चों की अलग अलग हो सकती है, बहुत सारी भाषा हो सकती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, किसकी बात की जा रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषा बात, ठीक है। मल्टी माने मैनी होता है, ध्यान कर लीजिए। मोनो माने वन होता है, आगे आएगा बताएंगे मोनो। मोनो माने वन होता है, कहीं भी मिल जाए मोनो का मतलब वन होता है। चलिए आगे आएगा तभी हम और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे।
तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर कल्प। देखिए मैंने कल्प आपको बहुत बार पढ़ाया है, कल्प और विक्स सभी ने पढ़ा भी है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा कल्प से, थोड़ा घुमा फिरा दिया। पहले तो फुल फॉर्म नहीं पूछी है। कल्प और विक्स जो ऐसी दो चीजें हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जो सीटेट आपका जनवरी में हुआ था 2024 में, उसमें इसको पूछा गया था। और जो कल्प है, इन दोनों की फुल फॉर्म आई थी। अब इसमें जो पूछ रहा है कि जिसने अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसने डिटेल में विक्स और कल्प को पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ा होगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। करिए अपना आंसर क्या क्या होगा। सभी लोग अपना सेल्फ इवेल्युएशन करते चले, ठीक है। हमारे आंसर बताने से पहले सभी लोग अपना अपना आंसर कर लिया करें। तो सबसे पहले समझ लो कल्प क्या होता है। कल्प की फुल फॉर्म होती है कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फिर दोबारा सुन लीजिए, कोग्निटिव लिख देते हैं, कोग्निटिव कोग्निटिव एकेडमिक एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, तो इसकी बहुत ही फुल फॉर्म। तो वो भाषा जिसका प्रयोग हम पढ़ाने लिखाने में करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में करते हैं, जो हमारे जो प्रोफेशन की लैंग्वेज होती है, उसको हम कल्प कहते हैं। और जो हमारी रोजमर्रा की डेली लाइफ की जो लैंग्वेज होती है, जिसको हम खेलते समय, बातचीत करते समय, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, कुल मिला के प्रत्येक जगह इन्फॉर्मल काम में जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं बिक्स। BICS इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मूलभूत संप्रेषणात्मक कौशल। तो बिक्स, तो बिक्स किसको कहते हैं समझिए। अब बताइए, अब जिस बंदे के अंदर कल्प होगी, कोग्निटिव होगी, जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई की सेकेंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, वो क्या क्या काम कर लेगा। मेकिंग रिजर्वेशन, आंसरिंग कॉल्स, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून, इरेज करते। अब बताइए, मेकिंग रिजर्वेशन, आंसरिंग कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून, राइटिंग बुक रिव्यू। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वो ही जो है, कोई भी अगर आप उसको बुक देंगे तो वो उसका रिव्यू कर पाएगा, अगर उसको एकेडमिक प्रोफिशिएंसी अच्छी है, उसकी सेकेंड लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज अच्छी है। तो इसका आंसर जो था वो डी था। देखिए है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, थोड़ा घुमा फिरा दिया था। 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन 2024 में इसकी दोबारा क्या पूछ ली, फुल फार्म। तब इन दोनों की आपको फुल फार्म भी ध्यान रखनी है। जिसको भी ये चैप्टर ना पढ़ा हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट इंग्लिश पेडागोजी का मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें इसको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जिसको भी डाउट हो थोड़ा बहुत, वो पढ़ ले जाके वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, A language teacher firstly asks students to introduce themselves to each other in the class. Then she asks them to introduce their friends to each other. This activity will help them to increase. एक अध्यापिका है, वो कहती है बच्चों से, ठीक है, ये हमारा क्लासरूम है, ये क्या है, हमारा क्लासरूम है। अध्यापिका क्लासरूम में बच्चों से कहती है, जो बच्चे बैठे हुए हैं, कि पहले सभी लोग अपना एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर लो, ठीक है। एक दूसरे से क्या कर लो, ईच अदर से इंट्रोडक्शन कर लो। बाद में सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे। वो एक्टिविटी क्यों करवा रही है अध्यापिका, बताइए। दिस एक्टिविटी विल हेल्प, इससे क्या मदद मिलने वाली है। कल्प में PPPP, ELT, बिक्स, किसमें इसको मदद मिलेगी। ये भी क्वेश्चन कल्प और बिक्स से रिलेटेड है, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन है। अब आप बताइए, एक बात मैंने आपको बताई थी कि वो लैंग्वेज जिसका हम इनफॉर्मल में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, ठीक है, इनफॉर्मल जो कामों में हम जिस अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, कुल मिला के जो डेली लाइफ में हम लैंग्वेज बोलते रहते हैं, उसको कहते हैं हम बिक्स। नाम से क्लियर है ना, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, मूलभूत अंतर्वैयक्तिक कौशल।
तब इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो बिक्स। ठीक है, बिक्स होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते, तभी हम लोग कहते हैं कि फंसा नहीं। ठीक है, कि आया नहीं पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही प्रकार से आते हैं, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ये 2015-16 वाला सीटेट नहीं रह गया जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। अब थोड़ा अच्छे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपको डाउट नहीं होगा। आई होप आप सभी लोग कर लेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन है। बताइए, मैराथन क्लास को ध्यान कीजिए, उससे पहले भी पढ़ाया है। वो उसको हम क्या कहते हैं जिसमें हम लैंग्वेज के मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ ए लैंग्वेज, उसको क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए। तब देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या हो गई, फोनीम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड फोनीम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड क्या होता है, मॉर्फीम। मॉर्फीम, MORPHEME, मॉर्फीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। और जो मीनिंग ऑफ स्टडी होती है लैंग्वेज की, उसको हम कहते हैं सीमेंटिक्स। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन सेंटेंस। ठीक है, तो जिसमें मीनिंग का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं सीमेंटिक्स। और लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, भाषा। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। एक बहुभाषी क्लासरूम है जिसमें बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल, केवल उसमें बात करते हैं जिस इंस्ट्रक्शन को स्कूल के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। एंड कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड्स, और भाषाओं के मिले जुले भी वर्ड हो सकते हैं। फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से अधिक। अब बात यहाँ पर मल्टीलिंगुअल की हो रही है। मल्टी माने कहीं पर आपको मिल जाए, मल्टी लेटरल, मल्टी सेक्टर, मल्टी कल्चरल, मल्टी MULT। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मोर देन वन, मैनी। लिख लीजिए मोनो। मोनो मिल जाए कहीं पर, मोनो का मतलब होता है वन, वन। और बाई, BI, बाई, बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, बाई लिंगुअल, बाई लेटरल, बाई का मतलब होता है टू। मोनोलिंगुअल का मतलब वन, मल्टीलिंगुअल का मतलब नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी पूरे जीवन में, चाहे इंग्लिश हो कोई भी हो, कहीं भी अगर वर्ड मिल जाए आपको, मल्टी कल्चरल मिल जाए, मल्टीलिंगुअल मिल जाए, मल्टी का मतलब मैनी होता है। तब जब मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम है, यहाँ पर एक से अधिक भाषा बोली जा रही है, तो बच्चे अपनी भाषा में बात करेंगे और मिली हुई भाषाओं का भी यूज करेंगे। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। अब जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्वेश्चन के पीछे, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के साथ ही साथ। बोथ थिंग्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्वेश्चंस एंड देयर एनालिसिस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज इज आर्बिट्री मीन्स दैट। पहली बात तो ये स्टेटमेंट अलग से आता है और लोग गलत कर देते हैं कि भाषा है। लैंग्वेज इज आर्बिट्री, आर्बिट्री का मतलब होता है अपने आप में स्वतंत्र। समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। इट इज बेस्ड ऑन ए वैलिड रीजन एंड नॉट on chance. There is a strong relation between the words of a language and their meaning. There is no inherent relation between the words of a language and their meaning. बताइए क्या होगा, 1 मिनट लगाइए इस पर सभी लोग। क्या इसका आंसर हो सकता है, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, इसका मतलब होता है जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। अच्छा ये बताइए, जैसे मेरा नाम संजय है। ठीक है, मेरा जन्म हुआ, मेरे घर वालों ने मेरा नाम संजय रख दिया। अब मेरा नाम
संजय की जगह और कुछ भी रखा जा सकता था, कुछ भी रखा जा सकता। ये तो मेरे ऊपर है ना। तो भाषा आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस चीज को क्या नाम देते हैं क्या नहीं। ये कोई भी चीज प्री डिटरमाइनेड नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर डी है सही। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन, कोई भी जन्मजात या प्रारंभिक संबंध नहीं है। ठीक है, द बर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर की मीनिंग से। मीनिंग क्या है, जो हम दे देंगे वही मीनिंग है। अगर हमने संजय का मीनिंग दे दिया है कि वो व्यक्ति जिसकी जीत होती है उसको हम संजय कहते हैं। महाभारत में एक करेक्टर था जिसका नाम संजय था। संजय का मतलब होता है वो व्यक्ति जिससे अच्छी प्रकार से जीत हो, उसको हम संजय कहते हैं। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट याद रखना, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, लैंग्वेज इज सोशल, लैंग्वेज इज इंटरेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9। फिर मल्टीलिंगुअल से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम ही है पूरे, ठीक है, जिसकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वो उस चैप्टर में आज मल्टीलिंगुअल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आया है आपके लिए। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट। आपको जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो भाषावाद है, उसको क्लासरूम में एक रिसोर्स के रूप में लेना है। सो दैट, ताकि, क्यों लेना है, क्या मतलब है, नहीं ले तो क्या हो जाएगा। तब हमको एज ए रिसोर्स लेना है, इसलिए किस लिए, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। प्रत्येक बच्चा जो भी हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आए वो अपने आप को सुरक्षित समझे और एक्सेप्टेड महसूस करे कि मैं यहाँ पर सुरक्षित भी हूँ और मेरी भी भाषा को सम्मान दिया जा रहा है, मेरी भी भाषा बोली जा रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई यहाँ पर खिल्ली उड़ा रहा हो, मजाक उड़ा रहा हो। एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, ये तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, कि सभी बच्चों की जो विकास की गति होती है वो अलग अलग होती है, दर अलग अलग होती है। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेज, हाँ सही बात है, बच्चे बहुत सी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म का इससे क्या मतलब। द टीचर डेवलप मैनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो टीचर है वो भाषा की प्रोफिशिएंसी को डेवलप करता है। सब बातें अपनी जगह पर सही है, लेकिन क्वेश्चन के जो आंसर अकॉर्डिंग सही है वो है ए। एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड एंड वेलकम्ड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना अच्छे से करिए क्वेश्चनों को। ये टीचर आप क्लास सेकेंड, एक सेकेंड क्लास का टीचर है, यूजिस लर्नर्स नॉलेज, वो बच्चों के ज्ञान को यूज करता है, एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन बिटवीन हिच मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज ए। बताइए, मतलब ये है कि लर्नर्स लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ब्रिज बिटवीन द मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, देखिए, जैसे आपको कोई भी चीज़ अगर पढ़ाई जा रही है, उसका मतलब अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए हिंदी में ही है, हिंदी में एक वर्ड आ गया बहुभाषी, जस्ट एग्जाम्पल, बहुभाषी मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, आप कहते हैं कि भाई मेरी समझ में नहीं है बहुभाषी क्या कहते हैं। मैंने जस्ट क्या किया, एक ब्रिज के रूप में जोड़ने के लिए मैंने कह दिया, बहुभाषी को हम मल्टीलिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी लिंगुअल कहते हैं। अब आपकी समझ में आ गया, अच्छा जो बहुत सी भाषाएं बोलता है उसको बहुभाषी कहते हैं। तब यहाँ पर इंग्लिश का जो यूज है एज ए रिसोर्स हुआ है आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तब क्या हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस माने मतलब बाधा डालना। ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन नहीं हुआ, रिसोर्स और पैटर्न और बच्चों की नॉलेज का यूज किया गया है। ठीक है, ब्रिज के रूप में तोड़ते हैं, तो इसको हम, इसका जो आंसर होने वाला है सी होने वाला है, रिसोर्स। जो रिसोर्स है वो आपका एक पॉजिटिव, ठीक है, टैग वर्ड है। मैंने इंग्लिश के निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड करा है, जिसने भी ना क्लास देखी हो प्लीज़ देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं, जिससे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन को करने की और ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
11. Which one of the following is a करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए टेक्स्ट बुक? एक बुक के संबंध में कौन सा कथन सही है? टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए? ये टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर। टीचर के लिए सब कुछ टेक्स्ट बुक ही होनी चाहिए। इट हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द क्यूरिकुलम। जो टेक्स्ट बुक होती है वो क्यूरिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, डिसाइडेड किए जाते हैं, उनको पूरा करने में हमारी मदद करती है। द टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स टू रीड। केवल एक ही चीज़ पढ़ने के लिए होती है टेक्स्ट बुक। इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन। ये क्या है? प्लानिंग की जाती है इसमें एजुकेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड। तब इसका जो आंसर होने वाला जो टेक्स्ट बुक होती है वो सीधी सी बात है, जो हमारा क्यूरिकुलम होता है उसको देखकर लिखी जाती है। जैसे 6th क्लास की अगर आपने NCERT ली, तब उसका जो 6th क्लास का जो हमारे जो 6th क्लास का जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा क्यूरिकुलम है, उसको देख कर लिखी गई है। उससे रिलेटेड भी इसमें थोड़ी चीज़ें लिखी गई। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेट पर टेट सभी के लिए। टेट बताइए क्या होगा? इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने मैराथन क्लास में। अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज? मतलब किस एक्ट के अनुसार इंग्लिश को भारत में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की जो है पदवी दी गई, मान्यता प्रदान की गई? वो कौन सा एक्ट था? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, आर्टिकल 343, आर्टिकल 343। देखिए इसको आप फिर दोबारा से समझ लीजिए। भारत में सबसे पहले आई थी ओला, OLA। इसका मतलब क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था ये ओला का नियम? ओला इसको शॉर्ट में कहते हैं ओ OLA। इस कब आया था? 1963। ठीक है, 1963। इसके अनुसार भारत में एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई OA। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन बनाई गई? हिंदी। नोट डाउन कर ले सभी लोग जिसको ना पता हो। आर्टिकल संविधान का कौन सा है? 343। ठीक है, और इसके अंदर सेक्शन नंबर 1। अब कहा सभी जगह तो हिंदी बोली नहीं जाती है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, असम है, मणिपुर है। तब क्या हिंदी की सहायक राजभाषा भी एक बना दो जो हिंदी के साथ साथ चलेगी हमारी। हिंदी में कहते हैं राजभाषा। अब एक सहायक राजभाषा बनाई गई इंग्लिश। तब इसको कहा गया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये कौन बनाई गई? इंग्लिश। कौन से आर्टिकल में रखी गई? इंग्लिश को जस्ट नीचे रखा गया हिंदी के, 343, आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343 और सब सेक्शन नंबर 2। तब इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर चलता है। जस्ट 1 मिनट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है, ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ये होगा यहाँ पर। तब हमारा कौन सा होगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई थी। OL का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज और AOL का मतलब होता है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन है? इंग्लिश है। ये हिंदी है। हिंदी आर्टिकल 343(1), इंग्लिश 343 और 2 में रखी गई है। ठीक है, तब बताइए। तब सीधी सी बात है, इसका आंसर नंबर डी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, आर्टिकल 343, डी इज आवर राइट ऑप्शन। 13. In the context of theory of multiple intelligence,
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज? भाषा से संबंधित कौन सी बुद्धि होती है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? हार्वर्ड गार्डियन ने। इसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि जो है वो बताई है। तो ऐसी कौन सी बुद्धि पढ़ाई बताई है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होती है? फ्लुएंसी, एक्यूरेसी इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, वोकेबलरी ग्रामर इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। तो जिसने भी को पढ़ा होगा वो देखते खन इसका आंसर मार देगा। मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, 2-3 मिनट की वीडियो है, जाके देख लेना जाके। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, दीज आवर राइट ऑप्शन। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल, लॉजिकल, म्यूजिकल और लैंग्वेज वाली तो हो गई, मैथमेटिक स्पेशियल, नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल। इस प्रकार से 8 प्रकार की टोटल बुद्धि इन्होंने बताई है। A child got admission to a new school. The teacher was surprised to see that she would speak four languages fluently but could not speak in English. She is a मतलब एक बच्चा है, उसने नई स्कूल, एक बच्ची है, उसने एक स्कूल में एडमिशन लिया और टीचर ने देखा कि वो 4 लैंग्वेज, ठीक है, 4 भाषाओं में अच्छी प्रकार से फ्लुएंटली बोल सकती थी, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं बोल सकती थी। सी इज ए, वो कौन सी है, वो क्या है, उसको क्या कहेंगे, उस बच्ची को हम क्या कहेंगे? बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल नहीं होगा क्योंकि बाई का मतलब 2 बताया है मैंने आपको, और वो 4 की बात कर रहे हैं, 4 की, तो ये तो ऐसे ही कट हो गया। मोनोलिंगुअल, मोनो वाले बल होता है, यहाँ पर 4 की बात हो रही, कट कर दो, बचे 2, ठीक है। जो 4 लैंग्वेज, 2 या 2 से अधिक भाषा की बात हो रही है, वो जो व्यक्ति अच्छी प्रकार से बोल लेता है उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं, भाषाविद कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? भाषाविद कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मल्टीलिंगुअल क्यों नहीं हुआ, ठीक है, आपके मन में डाउट बन सकता है। अगर मल्टीलिंग्विस्ट होता तब आंसर हमारा सही होता, लेकिन इसमें क्या लिखा? मल्टीलिंगुअल लिखा है, बहुभाषावाद लिखा है। बहुभाषावाद अलग चीज है, लेकिन मल्टीलिंगुअलिस्ट माने होता है एज ए नाउन, बहुभाषी व्यक्ति। और लिंग्विस्ट माने होता है बहुभाषी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, मल्टीलिंगुअल सही नहीं होगा। सी इज आवर राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन नीचे चला गया है, डोंट वरी अबाउट दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 3 गलत होंगे, एक सही होगा, आपको सही ढूंढना है। It is difficult to teach English as they use their first language in every aspect and ignore English. आप इंग्लिश को इग्नोर करने की बात कर रहे हैं। As a teacher, you would like to give a list of English words on the very first day. पहले ही दिन आप लोग इंग्लिश, पहले ही दिन आप इंग्लिश की एक जो लिस्ट होगी वो वर्ड्स की, वो आप बच्चों को प्रोवाइड करा देंगे। क्या ये सही है? चिल्ड्रेन कम टू स्कूल विद ए ट्रीजर, ट्रीजर माने होता है खजाना, ठीक है। आप एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक ए रिसोर्स इन लर्निंग लैंग्वेज। जो बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो वे बहुत ज्ञान के खजाने से लैस होते हैं, उनके पास अपना अनुभव होता है और वो अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं, सीखे हुए होते हैं। तो यही बात सही है, जो बच्चे होते हैं वो खाली घड़ा नहीं होते। ये बात किसने कही थी? जॉन लॉक ने कही थी, जो कि गलत है। अब ठीक है, खाली घड़ा टाइप के क्वेश्चन मत सही कर देना, ये गलत होते हैं। बच्चे जो होते हैं ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, ज्ञान से भरे हुए होते हैं, लबालब होते हैं। ये बात किसने की कही है? जीन पियाजे ने कही है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होती है। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। जिस बच्चे की सीडीपी पर पकड़ हो गई उसके लिए पैडागोजी कुछ भी नहीं है। ध्यान
से सुन लीजिए मेरी बात कान खोल कर, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस यहाँ पर होना चाहिए। पैडागोजी का जन्म है, जो पैडागोजी निकली है वो सीडीपी से निकली है, ना कि सीडीपी निकली है पैडागोजी से। तो जिसने सीडीपी हमसे पढ़ी है, ठीक है, सभी चैप्टर सभी कुछ वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, आई हो, उसकी सीडीपी तो ऐसी हो गई होगी कि उसके लिए 25 लाख नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, देखिए जो घुमाऊ वाला क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखने वाला। इन द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इज ए। अब मैंने आपको मैराथन क्लास में दो प्रकार से बताई थी कि जो इंग्लिश है भारत में वो सेकेंड लैंग्वेज भी है और फॉरेन लैंग्वेज भी है। अब ध्यान कीजिए किसके अकॉर्डिंग फॉरेन लैंग्वेज है, किसके अकॉर्डिंग सेकेंड लैंग्वेज है। मैराथन क्लास में मैंने आपके लिए पढ़ाया था जो इंग्लिश है, अगर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन पूछा जाए तब इसका आंसर सेकेंड लैंग्वेज करके आना। अगर कुछ भी ना लिखा हो, सीधे पूछा जाए कि इंग्लिश इन इंडिया एज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, इंग्लिश एक बहुभाषी देश जैसे कि भारत में कौन सी लैंग्वेज है, तब इसका आंसर फॉरेन लैंग्वेज करना। इसमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, इसलिए इसका जो है इंग्लिश इज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड, सेकेंड लैंग्वेज। अगर यहाँ पर कुछ भी ना लिखा होता, सीधे लिखा होता है इंग्लिश इन इंडिया इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो इसमें कौन सा लैंग्वेज हो जाएगी, तब फॉरेन लैंग्वेज कहो, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं, तब ये इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होने वाला है वो है सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ गया है, मैंने आपको बताया है। अब ऐसे वर्ड को लिख लीजिए या ध्यान में रखना, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, फॉरेन लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं, मुझे ध्यान आ गया, इसको ऐसे भी लिख कर आ सकता था, ग्लोबल लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज को एक ही बात है, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज होती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन। ये दोनों बातें एनसीएम में लिखी गई है कि इंग्लिश इन इंडिया इज ए सेकेंड लैंग्वेज एज वेल एज फॉरेन और ग्लोबल लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नॉट, बताइए लैंग्वेज क्या नहीं होती है, तब क्या होती है, अगर आपको ये पता है तो कर सकते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ है लैंग्वेज सोशल, जो भाषा होती है वो सामाजिक होती है, समाज में इसका प्रयोग करते हैं। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, लोग सबसे ज़्यादा यहीं पर टिक करेंगे, लेकिन नहीं, ये हमारा सही है। लैंग्वेज जो होती है वो कैसी होती है, आर्बिट्ररी होती है, स्वतंत्र होती है, ये भी सही है। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, जो भाषा होती है वो सिंबल से ही होती है, बिना सिंबल से हम लिख ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते। तो तीन तो सही हो गए, बी सी डी। गलत क्या है, हमको गलत बताना है। लैंग्वेज इज नॉट, तो लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव जो होती है वो नहीं होती, इसकी जगह पर कुछ भी वर्ड लिख देते। अब आप ये देखना कि लैंग्वेज क्या क्या होती है, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, लैंग्वेज सोशल, लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ये, अच्छा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये स्प्रिंट हो गया करते समय, ये कितना तो सारा काम है, सभी अकेले सब कुछ करना पड़ता है, आगे पीछे हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 18, पढ़िए, आंसर हमसे पहले करने की कोशिश किया करें। वेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए डिलीबरेट एंड कंसाइसली इफर्ट लैंग्वेज इज। बताइए, जब हम किसी भाषा को सीखते हैं कंसाइसली होकर, इफर्ट लगा के, मेहनत लगा के सीखते हैं, सिस्टमेटिक वे में सीखते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे, होनिड कहेंगे, ब्रस्ड अप कहेंगे। तो देखिए फिर दोबारा पढ़ लीजिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिलीबरेट एंड कंसाइसिस एफर्ट, कंसाइसिस एफर्ट का मतलब होता है चेतन लगा के, ठीक है, प्रयास लगा के, तब इसका आंसर होगा लर्निंग। जो लर्निंग है वो कैसी होती है, वो कंसाइसिस होती है,
और अनकंसाइसिस क्या होता है हमारा, एक्यूजिशन। एक्यूजिशन होता है अनकंसाइसियस। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। क्यों इंग्लिश को पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पर। यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट। बिल्कुल हमको अंग्रेजों की तरह इंग्लिश को बोलने के लिए बोलनी आ जाए, इसलिए हमको प्राइमरी लेवल से शुरुआत कर देते हैं। क्या ऐसा है, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, ग्रामर जानने के लिए, इंग्लिश की ग्रामर जानने के लिए। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। तो ये तीनों चीज़ें कैसी हैं, ये तीनों चीज़ें गलत हैं। ठीक है, ये सही है कि लैंग्वेज को हम कैसे यूज करें इंग्लिश को अपनी रियल लाइफ में सभी एस्पेक्ट से जोड़कर। इसलिए इंग्लिश हमको छोटे से बिल्कुल प्ले में जब जाते हैं एडमिशन लेने, ठीक है, तभी से हमको इंग्लिश मिल जाती है। तो ये यहाँ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। बताइए, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के अनुसार when there is a lack of sufficient information in the language input, जब लैंग्वेज इनपुट में सफिशिएंट जो है कमी हो, थोड़ी बहुत कमी हो इनपुट की, देयर इज ए यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको ये बताना है कि यूनिवर्सल ग्रामर का प्रिंसिपल क्या है, किन किन भाषाओं पर यूज होता है। देखिए, यूनिवर्सल जो ग्रामर का प्रिंसिपल है वो नोम चोम्स्की जी ने दिया है। किसने दिया है, नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की जी ने दिया है। यूनिवर्सल ग्रामर की बात की गई है कि जो बच्चे होते हैं वो सभी भाषा की ग्रामर उनके माइंड में ऑलरेडी होती है, बस उसको बाहर निकालने की हमको प्रयास करना है। तो बताइए, ये यूनिवर्सल जो ग्रामर का प्रिंसिपल है वो किस पर अप्लाई होता है। कोलोकियल लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज और ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो होने वाला वो ह्यूमन लैंग्वेज होने वाला है। सभी जो मानव जी द्वारा बोली जाने वाली, सीखी जाने वाली भाषाएं हैं, सभी भाषाओं पर यूनिवर्सल ग्रामर का जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, आर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। अब देखो इसमें लिख दिया इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर। अब बताइए, एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट है, एक होता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, एक होता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, एक है यहाँ पर पुअर, पुअर, ठीक है, पुअर इन्वायरमेंट। पुअर इन्वायरमेंट क्या होता है, वो इन्वायरमेंट जिसमें बच्चों को भाषा सीखने के लिए अवसर कम मिलते हैं, उसको कहते हैं पुअर इन्वायरमेंट। हिंदी मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रेंका। लिंगुआ फ्रेंका मतलब होता है मेन, मुख्य। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। जो इंग्लिश है वो केवल क्लासरूम में यूज की जाती है। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल। जो इंग्लिश है वो सभी घरों में नहीं बोली जाती है। डी ऑप्शन इसका देख लीजिए, डी सही है। एसिस्ट टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट। वो इन्वायरमेंट जिसमें इंग्लिश को सिखाने के लिए बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल की कमताई हो या कमी हो, स्टडी मटेरियल कम हो, तब उसको हम कहेंगे पुअर, पुअर इन्वायरमेंट
पुअर इन्वायरमेंट। ठीक है, पुअर इन्वायरमेंट जब बच्चों के लिए सिखाने के लिए जो स्टडी मटेरियल हो, ये यस यस एम कम हो, स्टडी मटेरियल कम हो, तब उसको कहते हैं पुअर इन्वायरमेंट। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। एक बार पूरा करके ऐसे देख लीजिए, ठीक है, विजुअल होगा शायद आप लोगों के लिए, आई होप। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन, एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर हमारे हैं 22। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स while determining the second language syllabus should take into account। अब बताइए, आप जो है सेकेंड लैंग्वेज के लिए आप जो है सिलेबस को डिटरमाइन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ इसमें देखनी चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज से रिलेटेड आपको सिलेबस तैयार करते समय द मिनिमल डिसरप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल, हाउ इजी इट इज टू लर्न यूज द आइटम, हाउ इजी इट इज टू टीच द कॉन्सेप्ट, द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम। तो आपको सेकेंड लैंग्वेज का जो हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमको क्या अकाउंट में रखना है कि हमको किस प्रकार से बच्चों को किस रेंज तक के आइटम्स को हमको क्लास को बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम, डी इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए, केवल इजी चीज़ों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। मिनिमल डिसरप्शन और स्कूल शेड्यूल में कम डिसरप्शन हो, इसलिए उस चीज़ को आप डिटरमाइन करेंगे जिससे स्कूल में कम डिस्टर्बेंस हो, नहीं ऐसा भी नहीं है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने में जो है मोटिवेशन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 डॉट 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 मे बी डन। क्लास 6 के लिए क्या किया जा सकता है? मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। मेमोराइजेशन आपको मैंने सिखाया है, देख लेना सर क्लास लोग सभी लोग। मेमोराइजेशन निगेटिव वर्ड है, पढ़ना ही नहीं है, कट कर दो इसको, देखते हैं। सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अच्छी प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे और स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। जब बच्चे अनमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तब हम उनके लिए कुछ गेम खिला सकते हैं, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करा सकते हैं, योगा करा सकते हैं। जो विजुअल डिवाइसेस हैं इनका यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ मदर टंग एज द मीडियम। केवल हम मातृभाषा को माध्यम बना सकते हैं हम। क्लास 6 के लिए मे बी डन क्या कर सकते हैं? तब सबसे अच्छा तरीका है सी। बच्चों के लिए आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करा दीजिए या मेंटल एक्टिविटीज करा दीजिए, कोई चीज़ दिखा दीजिए जिससे कि बच्चे जो है वो ज़्यादा मोटिवेट फील करें। तो सी इज आवर राइट, सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, बस 30 क्वेश्चन है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव देन इट। बताइए, जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, यस एल ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो कब ज़्यादा इफेक्टिव होगा? कल ही मैंने पढ़ा है, इफेक्टिव जो है एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तब बताइए इफेक्टिव कब होगा? इज यूज्ड एज द बेस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर इसमें सभी ग्रामेटिकल लैंग्वेज को डिस्कस किया जाए तब। इन्वॉल्व्स पीरियोडिक रिवीजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स। इन्वॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट्स यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस। कुछ गाइडलाइंस के अनुसार जो बच्चे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, गाइडलाइंस क्यों देनी चाहिए भाई? गाइडलाइंस नहीं, फ्री होकर अपने आप से वो पढ़े, तो ये भी बात सही नहीं है। देन इज
practice in a situations familiar to student। जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, स्टीफन क्रेसन के बारे में ध्यान दीजिए, मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ाया है। उनके अनुसार जो है सेकेंड लैंग्वेज का भी एक्विजिशन कर सकते हैं अगर हमको इन्वायरमेंट फेमिलियर दे दिया जाए है। इसमें लोग सेकेंड लैंग्वेज को बोलने वाले ज़्यादा हो, प्रयोग करने वाले ज़्यादा हो। तो अब इसका आंसर जो है आंसर नंबर डी होने वाला है। इज प्रैक्टिस इन सिचुएशन फेमिलियर टू स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25। An activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन इन ए टारगेट लैंग्वेज इज एक्टिविटी। बताइए, एक एक्टिविटी है जो कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, उसको जो सेकेंड लैंग्वेज आती है टारगेट लैंग्वेज में, उसमें इसको प्रयोग किया गया है। उसमें बताया गया है कि हमको वाटर को कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे हमको जल संरक्षण करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे? ग्रुप एक्टिविटी कहेंगे, इसमें क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं की गई है। लैंग्वेज प्रैक्टिस कहेंगे, भाषा को प्रैक्टिस करना कहेंगे। अगर आप वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे, साइंस प्रोजेक्ट, क्या वाटर कंजर्वेशन साइंस से रिलेटेड है? सोशल इशू से नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनरी, ये सभी से रिलेटेड है। देखिए, सोसाइटी से भी रिलेटेड है, साइंस से भी रिलेटेड है वाटर कंजर्वेशन, और जियोग्राफी से भी रिलेटेड है, और हमारे इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। तब ये कैसा मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी है, और इससे हम भाषा की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें जो हो जाएगा सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। क्वेश्चन नंबर 26। A foreign or non-mother tongue language teacher often faces the problem of a class full of reluctant, unmotivated learners. This can be helped by, मतलब एक ऐसा टीचर है जिसकी मदर टंग वो नहीं है, जिस मदर टंग के बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए क्लासरूम में। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरी तो मदर टंग हिंदी है और बच्चों की जो मातृभाषा वो गुजराती है। मुझको गुजराती नहीं आती है, तो मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँगा? बच्चे जो हमसे सुनने में तकलीफ करेंगे, बच्चे रिलक्टेंट, उबाऊ फील करेंगे, अनमोटिवेटेड फील करेंगे, तो मुझको क्या करना चाहिए? तब वहाँ पर मेरा रोल क्या होगा? यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास, taking the help of an academic counselor who will address the class, identifying the students who are unmotivated and taking a special class for them। जो अनमोटिवेटेड है उनके लिए हम एक स्पेशल क्लास ले लेंगे। निगेटिव है, कल ही पढ़ाया है, काट कर दो। इनकरेजिंग लर्नर्स टू टेक देयर ओन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट, बच्चों से कहेंगे कि अपने अनुसार, ठीक है, टाइम ले लो, अपना असाइनमेंट पूरा करो। सब बकवास है। क्वेश्चन आंसर नंबर ए, यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजी टू मोटिवेट, हम अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क देंगे, जिससे वो मोटिवेटेड भी हो जाएंगे और अपना जो है अच्छी प्रकार से काम को कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग, विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन। जो बच्चे हैं लर्निंग बाय डूइंग, कर करके अपने आप से सीख रहे हैं भाषा को। इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्वेशन है? विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन को, मतलब वो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें बच्चे अपने आप से करके सीख रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प विद हैबिट फॉर्मेशन, encourage the use of their mother tongue to promote better understanding of the meaning of a prescribed text, go from concrete to abstract text. The teacher models the writing and speaking style which learners copy.
कॉपी कर रहे हैं, अपना कुछ माइंड नहीं लगा रहे हैं, नहीं, ये तो गलत बात है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है जिसमें बच्चे स्वयं से करके सीखते हैं। तो किसमें करके सीख रहे हैं? बी इनकरेजिंग, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। द यूज ऑफ देयर मदर टंग, वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। टू प्रमोट, बढ़ाने के लिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ को विकसित करने के लिए। आप द मीनिंग ऑफ ए प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, एक दिए हुए टेक्स्ट को समझने के लिए वो अपनी मदर टंग का यूज करे। इसके लिए बच्चों को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करें, करके सीखेंगे। हमारी जो यूनिवर्सिटी 2005 है, पूरी लर्निंग बाय डूइंग पर ही आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऊपर भी हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उससे समझ लीजिए। सिंटेक्स क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात की जाए उसको हम सिंटेक्स कहते हैं। कि जिसमें कर्ता क्रिया कर्म तीनों चीजें हैं उसको सिंटेक्स कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। सिमेंटिक्स कहते हैं जिस जिस वाक्य का सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अभी एग्जाम्पल लेंगे, मार्फोलॉजी कहते हैं वर्ड स्ट्रक्चर को, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं भाषावाद को, ठीक है, जिस हम भाषा सीखते हैं। मीनिंग इन ए लैंग्वेज, तो इसका वैसे आंसर तो इसका बी है। इसमें हम जो मीनिंग की बात करते हैं उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, संजय संजय इज ड्राइविंग ए हॉर्स, संजय एक घोड़े को ड्राइव कर रहा है। ये सेंटेंस कैसा है? देखिए सिंटेक्स तो इसका बिल्कुल सही बना, सही है। इसका नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सभी अपनी जगह पर रखे हुए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो है सिमेंटिक्स गलत है, मीनिंग गलत है। जो घोड़ा होता है, घोड़े को जो मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ड्राइव नहीं किया जाता, उनको राइड किया जाता है। राइड माने होता है चलाना है। तो इसका सही होगा संजय संजय इज राइडिंग, RIDING, राइडिंग ए हॉर्स। अब इस सेंटेंस की सीमेंटिक्स और सिंटेक्स दोनों सही है। जैसे मैडम चाय खाती है, वो हिंदी वाला ध्यान कीजिए, मैडम चाय खाती है, आरती चाय खाती है, वो वाला एग्जाम्पल ध्यान कीजिए। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द बॉटम अप मॉडल ऑफ क्यूरिकुलम इज वन वेयर, जो बॉटम अप, ठीक है, और एक और मॉडल था टॉप डाउन और बॉटम अप, दो मॉडल मैंने आपको पढ़ाए थे। बताइए बॉटम अप मॉडल क्या होता है? ए नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विद इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट, नहीं। लर्निंग इज बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक curriculum फ्रेंडली मोर लर्नर्स, जो लर्निंग होती है वो सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है। द curriculum दैट अलाउज फ्रीडम फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी, वो curriculum जो स्टूडेंट को अधिक फ्रीडम देता है। विद इंक्रीजिंग चॉइस ऑफ curricular एक्टिविटी, जो कि curricular एक्टिविटी के लिए, उसको हम कहते हैं बॉटम अप मॉडल। द लर्निंग प्रोसेस इज geared टूवर्ड्स कैरियर ओरिएंटेशन, कैरियर ओरिएंटेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो होगा नहीं, या बी होगा या सी होगा। तो देखिए बॉटम अप मॉडल बोलता है, बॉटम माने नीचे, छोटे से बड़े की, जिसमें हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम को देते हैं, ठीक है, फ्रीडम अलाउ करते हैं हम, जिससे कि स्टूडेंट अपने आप से अधिक काम कर करके सीख पाए। चॉइस ऑफ क्यूरिकुलर एक्टिविटी, तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। 30, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? बताइए, भाषा एक अर्जन क्या होता है?
is a technique intended to stimulate the environment in which children learn their native language। एक टेक्निक है जिसके द्वारा बच्चे जो होते हैं इन्वायरमेंट से अपनी भाषा को, नेटिव लैंग्वेज को, मदर टंग को सीखते हैं। इज द मेमोराइजेशन, देखते खन काट दो, आगे पढ़ना ही नहीं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as memorization, आ गया काट दो। refer to the process of learning a native or second language because of the innate capacity of the human brain। ये तो बात नोम चोमस्की जी ने की हुई है, बात तो सही है, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है? लर्निंग और नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज। अब आपको डी और ए दोनों सही लग रहे हैं, तो इसमें जो आंसर है लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? एक टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। इस वाले क्वेश्चन को हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है, स्टार लगा रहे हैं। जैसे ही हम इसके आगे वाला जो फोर्थ वाला हम जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे, देखिए यही जो है यही इसी से क्वेश्चन करवाएंगे, तब मैं आपको इसका 100% सही आंसर बता दूंगा। मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, ये होगा या इसमें जो है डी होगा, ठीक है। गलत नहीं पढ़ेंगे, कोई बात है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे, इसका आंसर मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में बिल्कुल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जितने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। और एक कैंडिडेट, कम से कम 10 कैंडिडेट को शेयर कीजिए, ठीक है, कम से कम इस वाले सीटेट में 1000 का तो हम लोगों का परिवार हो ही जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।